हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं द साइंस पाठशाला। आई एम योर फ्रेंड नरेश बेनीवाल और आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। दोस्तों, इसमें ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और ग्लूकोज यू कैन से, और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। So the process of glycolysis is the process in which there is breakdown of a glucose molecule into two molecules of pyruvate along with the production of ATP and NADH। दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है वो एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है और जो पायरुवेट होता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। तो इसमें कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन जैसी प्रोसेस नहीं होती, जैसे कार्बन का कोई लॉस इसके अंदर नहीं होता है। चलो अब देखते हैं दोस्तों कुछ ग्लाइकोलिसिस के बारे में कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में और सभी सेल टाइप्स में परफॉर्म होता है। इट अकर्स इन ऑल organisms and all cell types. It occurs in all conditions, that is aerobic as well as anaerobic as well as hypoxic conditions. When there is presence of oxygen, glycolysis process also takes place. In when oxygen is not available, उस कंडीशन में भी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। और जब ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होती है, दैट इज़ हाइपोक्सिक कंडीशन, तो उस कंडीशंस में भी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस सेल्स के अंदर होता है। तो दोस्तों, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस और सभी सेल टाइप्स में देखा गया है। तो इसी वजह से इसको हम यूनिवर्सल सेंट्रल पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और दोस्तों, ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, दिस इज़ द sole source of energy in RBCs, that is red blood cells, in renal medulla, sperm and brain। इन ऑर्गन्स में और इन सेल्स में जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही एनर्जी प्रोडक्शन का एक सोर्स होता है। और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में भी ग्लाइकोलिसिस इज़ द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी। और दोस्तों, जो साइट होती है ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, ये दोस्तों होता है साइटोसोल के अंदर, दैट इज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज़ द साइट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। दोस्तों, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो एक लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल होता है। जैसे आप इस फोटो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये कोई ब्लड वेसल है, this is a blood vessel and glucose is dissolved in this blood and these are the cells along with this blood capillary। तो दोस्तों, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ से डिफ्यूज होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आते हैं, दे एंटर इनटू दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दोस्तों, जो सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल्स की, ये ग्लूकोज जैसे लार्ज साइज मॉलिक्यूल के लिए इम्परमिएबल होती है, दैट इज ग्लूकोज कैन नॉट एंटर इनटू द सेल थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्लूकोज की प्लाज्मा सेल के अंदर एंट्री के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल चैनल प्रोटीन्स होते हैं। देयर आर सम चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आर नोन एज ग्लूट, दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। और दोस्तों, इन्हीं चैनल्स के थ्रू ग्लूकोज का सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज बाई डायरेक्शनल, दैट इज ग्लूकोज कैन एंटर थ्रू दीज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स एज वेल एज इट कैन लीव द सेल थ्रू दीज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। चलो अब देखते हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को डिटेल में। दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो टोटल 10 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म होती है। जो पहले 5 स्टेप होते हैं, फर्स्ट 5 स्टेप्स, दे आर नोन एज प्रिपरेटरी फेज, और इनको हम इस फेज के अंदर एटीपी का कंज्यूम होता है और इसको इसलिए हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। दोस्तों, जो सेकंड हाफ होता है, दैट इज सेकंड फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसको हम
पे ऑफ फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एटीपी और एनएडीएच का प्रोडक्शन होता है। सो द फर्स्ट 5 स्टेप्स आर प्रिपरेटरी फेज, जिसमें एटीपी का यूज़ होता है, यूटिलाइजेशन होता है। और दो सेकंड फेज है ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज पे ऑफ फेज, इसके अंदर एटीपी और एनएडीएच का प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज नोन एज ए पे ऑफ phase. This first phase, that is preparatory phase, can also be called as investment phase, and another name of glycolysis is EMP pathway, after name of the scientist discovering it. Now चलो देखते हैं हम ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को डिटेल में। दोस्तों जो ग्लूकोज होता है ये एक 6 कार्बन शुगर होता है, दिस इज ए 6 कार्बन शुगर। तो जो दोस्तों जो पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, इसके अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ड्यूरिंग स्टेप नंबर 1 ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि जो फास्फेट ग्रुप आया है ये आता है दोस्तों एटीपी के कंजम्पशन से। एटीपी अपना एक फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज को डोनेट करती है और एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होती है, दैट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल थे, एक जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज को डोनेट कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया एडीपी में। और एक फॉस्फेट ग्रुप रिसीव करने के बाद जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट में। और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है दोस्तों वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच होता है। और जो इसमें जो एंजाइम अपना रोल प्ले करता है वो होता है दोस्तों हेक्सोकाइनेज। काइनेज दोस्तों वो एंजाइम होते हैं जो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस को करते हैं, जैसे जो कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एक कंपाउंड से जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको हटा के दूसरे कंपाउंड के साथ उसको अटैच करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो जो काइनेजेज एंजाइम होते हैं वो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं। तो ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कैटालाइज करता है और इसमें एक एटीपी मॉलिक्यूल है उसका कंजप्शन होता है। दोस्तों अब आते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर 2 में दोस्तों क्या होता है, आइसोमराइजेशन का प्रोसेस होता है। जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। दोस्तों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर क्या डिफरेंस है आई होप आपको पता होगा, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो ग्लूकोज है वो एक एल्डोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वो एक एल्डोज होता है, दैट इज इसके अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर होता है, दैट इज एट C1, दैट इज कार्बन नंबर 1। और जो फ्रुक्टोज होता है दोस्तों वो एक कीटोज होता है, इसके अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो होता है वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर दोस्तों सिर्फ एक कार्बन की साइड चेन अवेलेबल रहती है, लेकिन फ्रुक्टोज के अंदर कार्बन की 2 साइड चेन अवेलेबल रहती है, दैट इज 1 कार्बन इज फ्री फॉर अटैचिंग टू अदर ग्रुप्स, दैट इज कार्बन नंबर 1, और दूसरा जो कार्बन होता है वो कार्बन नंबर 6 होता है। तो फ्रुक्टोज के अंदर कार्बन की 2 साइड चेन अवेलेबल होती है। तो दोस्तों स्टेप नंबर 2 के अंदर आइसोमराइजेशन का प्रोसेस होता है, दैट इज ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। आइसोमर क्या होते हैं आपको आई होप आपको पता होगा, फिर भी आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसा कि आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के केस में देखा, दोनों के दोनों 6 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ग्लूकोज के अंदर टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोन के अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, इस वजह से इसको हम कीटोज शुगर बोलते हैं और ग्लूकोज को हम एल्डोज शुगर बोलते हैं। तो दोस्तों जो एंजाइम यहाँ पे अपना काम करेगा वो है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, फॉस्फो
हेक्सोज आइसोमरेज। ये जो आइसोमरेज एंजाइम है दोस्तों, ये आइसोमराइजेशन की प्रोसेस को करता है और आइसोमराइजेशन की हेल्प से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। दोस्तों जो स्टेप नंबर 1 होता है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है। दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन नॉट गो बैक टू ग्लूकोज। और दोस्तों जो स्टेप नंबर 2 होता है, दैट इज आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये एक रिवर्सिबल स्टेप्स होता है। दिस इज ए रिवर्सिबल स्टेप, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड बैक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कैन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप नंबर 3 में दोस्तों जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। दैट इज एडिशन ऑफ वन मोर फॉस्फेट ग्रुप टेक्स प्लेस। और दोस्तों ये आप समझ ही सकते हैं कि ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया होगा। अगेन दिस इज कंट्रीब्यूटेड और दिस इज डोनेटेड बाय एटीपी मोलिक्यूल, and by donating this one phosphate group, this ATP converted into ADP, that is adenosine diphosphate, and by accepting one phosphate group, fructose 6 phosphate converts into fructose 1,6 bisphosphate। तो दोस्तों आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, फ्रुक्टोज के अंदर 2 टर्मिनल कार्बन साइड चेन्स अवेलेबल रहती है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 6 के ऊपर ऑलरेडी एक फॉस्फेट ग्रुप था, तो दूसरा जो दोस्तों फॉस्फेट ग्रुप आया है वो आ गया है अब कार्बन नंबर 1 के ऊपर। दिस कार्बन नंबर 1 हैज एक्सेप्टेड दिस फॉस्फेट ग्रुप एंड यू कैन सी दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। सो इस स्टेप नंबर 3 के अंदर दोस्तों जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है वो एक फॉस्फेट ग्रुप एक्सेप्ट करके एटीपी से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो 6 नंबर कार्बन है इसके ऊपर फॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और स्टेप नंबर 3 जो होता है उसके अंदर वन मोर फॉस्फेट ग्रुप इज एडिड एट कार्बन नंबर 1 ऑफ द फ्रुक्टोज। तो दोस्तों इस एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने के बाद जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और दोस्तों जो एंजाइम इस स्टेप को कैटालाइज करता है उसका नाम है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। दिस इज फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। और इस स्टेप को दोस्तों हम कमिटेड स्टेप भी बोलते हैं। अब देखते हैं इसको कमिटेड स्टेप क्यों बोलते हैं। दोस्तों जो ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है, ये तीनों कंपाउंड ग्लाइकोलिसिस से पहले किसी भी और पाथवे में एंटर कर सकते हैं। लेकिन एक बार फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब बन जाता है तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के पास ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में फर्दर आगे बढ़ने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, तो इसको हम कमिटेड स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 जो होता है दोस्तों वो एक्चुअल में लाइसिस स्टेप होता है। इस स्टेप के अंदर एक्चुअल में जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है उसका एक्चुअल में लाइसिस होता है, दैट इज ब्रेक डाउन होता है। इससे ऊपर जितने मॉलिक्यूल है दोस्तों, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये सभी 6 कार्बन कंपाउंड्स है। ऑल दीज आर 6 कार्बन कंपाउंड्स। अब अगले स्टेप में क्या होता है दोस्तों, ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये बीच में से ब्रेक होकर 2 कंपाउंड्स में ब्रेक होता है। और ये दोनों जो कंपाउंड होते हैं ये 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। दैट इज दिस इज ब्रोकन डाउन इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इन शॉर्ट इट इज नोन एज DHAP, एंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दिस इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होता है दोस्तों, जो 6 कार्बन कंपाउंड है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और जो एंजाइम इसके अंदर कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को, उस एंजाइम का नाम है दोस्तों एल्डोलेज एंजाइम। तो जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है दोस्तों, उसके अंदर जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के जो पहले 3
कार्बन है, दैट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। ये जो तीनों कार्बन है ये इस मॉलिक्यूल के अंदर आते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के अंदर, दैट इज C1 C2 एंड C3। और जो आगे के 3 कार्बन है दैट इज कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, दैट इज C4 C5 एंड C6। ये जो तीनों कार्बन होते हैं दोस्तों ये आते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो ये लाइन अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम इस फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल के अंदर ये हम लाइसिस की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो इस साइड का जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है ग्लाइसरल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के अंदर, और जो इस साइड का जो पूरा पोर्शन है दोस्तों जो आप ये पर्पल कलर के अंदर देख रहे हैं ये होता है पूरा का पूरा ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। और इसमें जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है एल्डोलेज। नेम ऑफ द एंजाइम इज एल्डोलेज। अब देखते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 5। तो दोस्तों जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट होता है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। लेकिन दोस्तों जो ग्लाइकोलाइसिस का जो सेकंड फेज है दैट इज पे ऑफ फेज, उसके अंदर सिर्फ ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट एंटर कर सकता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट कैन नॉट एंटर द सेकंड फेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। तो उस आगे जाने से पहले दोस्तों क्या होता है, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट होता है वो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है एंड दिस इज नोन एज स्टेप नंबर 5 ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो अल्टीमेटली स्टेप नंबर फेज 1 के अंदर दैट इज प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, उसके अंदर 2 ग्लाइसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट कंपाउंड। एक होता है दोस्तों जो ओरिजिनल होता है जो नेचुरली ब्रेकडाउन के बाद प्रोड्यूस होता है, और दूसरा जो होता है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के आइसोमराइजेशन से प्रोड्यूस होता है। और इसमें जो एंजाइम अपना रोल प्ले करता है दोस्तों उसका नाम होता है ट्राइओज फास्फेट आइसोमराइज। नेम ऑफ एंजाइम कैटालाइजिंग दिस स्टेप इज ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमराइज। अगेन आपको आइसोमराइज पता ही है, जो आइसोमराइजेशन की प्रोसेस को करते हैं कैटालाइज करते हैं उनको हम आइसोमराइज एंजाइम बोलते हैं। ट्राइओज आपको पता ही हो जाएगा, ट्राई मीन 3, तो ट्राइओजीज आर द सुगर्स हैविंग 3 कार्बन। अगर किसी शुगर में 4 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम टेट्रोज बोल सकते हैं। जो 5 कार्बन वाली शुगर है उनको हम बोलते हैं पेंटोजीज, और जो 6 कार्बन वाली है उनको बोलते हैं हम हेक्सोजीज। ठीक है दोस्तों, तो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो स्टेप नंबर 1 होता है दोस्तों वो इरिवर्सिबल स्टेप होता है, और जो स्टेप नंबर 3 होता है वो भी इरिवर्सिबल स्टेप होता है। इसके अलावा जितने भी स्टेप्स फेज 1 के अंदर है दैट इज स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 1 एंड 3 आर irreversible. Step number 2, 4 and 5 are reversible steps that is they can take in place in both directions. So let's revise this phase 1. This is known as preparatory phase of the glycolysis. Total there are 5 steps in this phase, that is preparatory phase. preparatory phase इसको बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ATP का यूटिलाइजेशन होता है। इसके अंदर 2 स्टेप जो होते हैं स्टेप नंबर 1 एंड 3 वो इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं। जो स्टेप नंबर 2, 4 एंड 5 होते हैं दोस्तों वो रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। और इसका जो स्टेप नंबर 3 होता है उसको हम कमिटेड स्टेप भी बोलते हैं, क्योंकि एक बार स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट होता है वो किसी और पाथवे में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम कमिटेड स्टेप भी बोलते हैं। चलो दोस्तों अब चलते हैं हम फेज 2 ऑफ द ग्लाइकोलिसिस एंड दिस इज नोन एज पे ऑफ फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। और अब इसके अंदर ये होता है दोस्तों स्टेप नंबर 6। देखते हैं स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या होता है। स्टेप नंबर 6 के अंदर दोस्तों 2 तरह की प्रोसेसेस होती है। एक होती है दोस्तों ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है दोस्तों फॉस्फोराइलेशन।
ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट होता है वो हाइड्राइड आयंस लूज करता है, और ये जो हाइड्राइड आयंस है ये रिसीव किए जाते हैं NAD+ कंपाउंड द्वारा, और ये जो हाइड्राइड आयंस है इनको रिसीव करने के बाद इसका बन जाता है NADH+H+। ठीक है दोस्तों। और फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर एक फास्फेट ग्रुप था, अब आप इसमें देख पा रहे हैं बिस फॉस्फोग्लाइसीरेट के अंदर 2 फास्फेट ग्रुप्स है, देयर आर 2 फास्फेट ग्रुप्स इन 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसीरेट। तो जो साइटोसोल के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं दे कंबाइन विद दिस मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसीरेट इज फॉर्म्ड। और दोस्तों जो एंजाइम इस स्टेप को कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं हम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। नेम ऑफ द एंजाइम इज डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला एंजाइम। और ये हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करता है, ये दोस्तों करता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन जो हाइड्रोजन के साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं हम हाइड्राइड आयन, उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से रिमूव करता है, और वो जो हाइड्राइड आयन है दैट इज रिसीव्ड बाय दिस NAD+ एंड इट कन्वर्ट्स इनटू NADH+H+। और इस एंजाइम को, इस स्टेप को कैटालाइज करता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। दिस स्टेप इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन प्लस फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट ग्रुप इज रिसीव्ड फ्रॉम द साइटोसोल ऑफ द सेल। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है एक फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ था उससे 2 जो मॉलिक्यूल है इसके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के प्रोड्यूस हुए थे। तो इसी तरीके से हम हर चीज़ को, हर एक जो मॉलिक्यूल है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो जो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, वे 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसीरेट के, और इसमें 2 ही फॉस्फेट जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है साइटोसोल से वो यूज होते हैं, और इसके अंदर 2 ही NADH+H+ मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। अब चलते हैं दोस्तों हम स्टेप नंबर 7 की तरफ। स्टेप नंबर 7 में क्या होता है दोस्तों, जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसीरेट के जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसीरेट। इस स्टेप के अंदर आप देख पा रहे हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसीरेट के अंदर फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन 3 फॉस्फोग्लाइसीरेट के अंदर सिर्फ फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। तो जो एक मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है वो देखते हैं हम कहाँ पे हुआ है। तो दोस्तों जो ADP का मॉलिक्यूल होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो एक फॉस्फेट ग्रुप को रिसीव करता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पर 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसीरेट के 2 मॉलिक्यूल है, तो जो ADP के 2 मॉलिक्यूल होते हैं वो दो फॉस्फेट को रिसीव करके ATP के 2 मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं, और इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 फॉस्फोग्लाइसीरेट के। और अगेन ये एक फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है, तो इसके अंदर जो एंजाइम है कैटालाइज जो इस रिएक्शन को कर रहा है उसको बोलते हैं हम फॉस्फोग्लाइसीरेट काइनेज। काइनेजेस आर द एंजाइम्स विच कैटालाइज द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो जो फॉस्फोग्लाइसीरेट काइनेज है दोस्तों वो इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है, और 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसीरेट से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करके ADP को देता है, और ADP उसको रिसीव करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और इस स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो दोनों स्टेप है दोस्तों, स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7, ये दोनों स्टेप रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, दैट इज दे कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 दोस्तों एक आइसोमराइजेशन का स्टेप होता है।
इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 3 फॉस्फोग्लाइसीरेट के अंदर कार्बन नंबर 3 के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट एट 3 कार्बन नंबर 3 ऑफ द ग्लाइसिरिक एसिड। तो दोस्तों इस स्टेप के अंदर क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 3 नंबर कार्बन से शिफ्ट होके कार्बन नंबर 2 पे आता है। दिस इज शिफ्टेड फ्रॉम कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 2। और इस स्टेप को जो कैटालाइज करने वाला एंजाइम है उसको दोस्तों बोलते हैं हम फॉस्फोग्लाइसीरेट म्यूटेज। म्यूटेज भी दोस्तों एक जो आइसोमरेजिज एंजाइम होते हैं उनका एक टाइप होता है, जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चेंज करने का काम करते हैं। तो इस स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 8 के अंदर 3 फॉस्फोग्लाइसीरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लाइसीरेट। और ये स्टेप भी दोस्तों रिवर्सिबल स्टेप होता है, दैट इज इट कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। यू कैन सी दीज एरोज वेरी क्लियरली। नाउ कम टू स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो 2 फॉस्फोग्लाइसीरेट होता है वो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। इस स्टेप के अंदर दिस इज एक्चुअली ए डिहाइड्रेशन स्टेप। इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। तो आपको पता है ये 2 फॉस्फोग्लाइसीरेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइसीरेट। तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। और इस स्टेप को जो कैटालाइज करने वाला एंजाइम होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम इनोलेज एंजाइम। और ये जो इनोलेज एंजाइम है ये 2 फॉस्फोग्लाइसीरेट को फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, दैट इज शॉर्ट में आप इसको पीईपी भी बोल सकते हैं, पेप में कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। तो यहाँ पे दोस्तों फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और अब चलते हैं दोस्तों हमारा लास्ट स्टेप, दैट इज ये जो स्टेप है दोस्तों स्टेप नंबर 9 जिसमें फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बनता है, ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, दैट इज इट कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 10। इस स्टेप के अंदर दोस्तों जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट होता है ये अपना फॉस्फेट ग्रुप लूज करके पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप लूज करता है, दिस phosphate group is received by this adenosine diphosphate molecule and it's get converted into ATP molecule, that is adenosine triphosphate। और दोस्तों ये जो स्टेप नंबर 10 होता है, ये आप इसमें जो सिंगल एरो देख पा रहे हैं इसका मतलब है ये भी एक इरिवर्सिबल स्टेप होता है, दैट इज इट कैन नॉट गो बैकवर्ड। और जो इस स्टेप को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसका नाम होता है दोस्तों, दिस इज अगेन काइनेज एंजाइम, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो एंजाइम होता है दोस्तों इसका नाम होता है पाइरूवेट काइनेज। और अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पाइरूवेट के, जो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो आप पूरी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने देखा है जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो वो ब्रेक होता है पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल के अंदर, और पाइरूवेट के अंदर होते हैं दोस्तों 3 कार्बन। और इस स्टेप नंबर 10 के अंदर भी एटीपी के 2 मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम बैलेंस शीट ऑफ एटीपी। कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स का हमें लॉस या गेन ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर हुआ है। दोस्तों प्रिपरेटरी फेज के अंदर आप आप पे ऑफ फेज के अंदर आप देख पा रहे हैं कि टोटल 4 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। 2 एटीपी आर फॉर्म्ड हियर एट स्टेप नंबर 7, जिसमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसीरेट 3 फॉस्फोग्लाइसीरेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे 2 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 एटीपी, ये स्टेप नंबर 7 पे है। और स्टेप नंबर 10 जिसमें फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे भी आप 2 एटीपी का प्रोडक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, तो इस तरीके से हमारे एटीपी बन गए दोस्तों 4 एटीपी का प्रोडक्शन पे ऑफ फेज के अंदर हम देख सकते हैं। और अब चलते हैं हम दोस्तों हमारे प्रिपरेटरी फेज के अंदर, जिसमें हमने एटीपी का यूटिलाइजेशन किया था। तो इसके अंदर दोस्तों 2 एटीपी मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होता है। 1 होता है एट स्टेप नंबर 1, एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होता है, और एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होता है स्टेप नंबर 3, दैट इज ए कमिटेड स्टेप, जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज के अंदर टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर यूज्ड। तो हम इसके अंदर से 2 एटीपी के मॉलिक्यूल माइनस कर देते हैं जो यूटिलाइज हुए थे। तो इस तरीके से दोस्तों हमें जो एटीपी का नेट गेन होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर वो
2 ATP का गेन होता है, टू मोलिक्यूल्स ऑफ ATP और 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। चलो अब देखते हैं दोस्तों, जो पाइरूवेट नाम के मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हुआ है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस का, जो नेट रिजल्ट है पाइरूवेट जो कंपाउंड है उसका अल्टीमेट फेट सेल के अंदर क्या होता है। दिस इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। तो दोस्तों किसी भी सेल के सामने दो तरह की सिचुएशन अराइज हो सकती है। देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ कंडीशंस इन फ्रंट ऑफ ए सेल। एक हो सकती है दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, दैट इज एरोबिक कंडीशन, और दूसरी हो सकती है दोस्तों एनारोबिक कंडीशन, जिसके अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। और दूसरी एक और कंडीशन भी हो सकती है हाइपोक्सिक कंडीशन, जिसमें ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई के अंदर अवेलेबल होती है। चलो पहले देखते हैं अगर एरोबिक कंडीशन है सेल के सामने तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर सेल के सामने ऑक्सीजन अवेलेबल है, एरोबिक कंडीशन अगर है, तो उसमें क्या होता है, ये जो पाइरूवेट मॉलिक्यूल होता है दोस्तों, ये अपना एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लूज करता है, दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट, और ये दोस्तों कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। और जो दोस्तों जो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल दैट इज TCA साइकिल, या यू कैन से इट क्रेब साइकिल एज वेल, क्रेब साइकिल के अंदर एंटर करता है। और दूसरी सिचुएशन जो है दोस्तों वो है एनारोबिक कंडीशन, दैट इज ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल और ऑक्सीजन इज इन लिमिटेड अवेलेबिलिटी, दैट इज हाइपोक्सिक कंडीशन। इसमें 2 सिचुएशन हो सकती है दोस्तों। जो पाइरूवेट होता है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, और साथ में NAD प्लस का रीजनरेशन होता है, दैट इज पाइरूवेट changing gets converted into lactic acid by regenerating NAD plus molecules which are again utilized in the process of glycolysis। अगर दोस्तों लैक्टेट जो पाइरूवेट होता है अगर लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होकर NAD प्लस नहीं प्रोड्यूस करता है तो देयर विल बी शॉर्ट सप्लाई ऑफ दीज NAD प्लस मोलिक्यूल्स फॉर ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस में नॉट प्रोसीड फर्दर। और दोस्तों जो दूसरा फेट हो सकता है वो पाइरूवेट एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और इसके अंदर भी दोस्तों NAD प्लस का रीजनरेशन होता है विच आर अगेन यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और ये जो इथेनॉल प्रोडक्शन होता है दोस्तों ये कुछ ईस्ट के अंदर होता है। दिस ईस्ट कन्वर्ट्स दिस पाइरूवेट इनटू एथेनॉल बाय प्रोड्यूसिंग और बाय रीजनरेटिंग दिस NAD प्लस मॉलिक्यूल्स। और जो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है दोस्तों, जो पाइरूवेट होता है वो लैक्टेट किन सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, चलो देखते हैं। ये कुछ जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर हो सकता है। जो विग्रसली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होती है उनके अंदर भी हो सकता है। विग्रसली मसल्स जो विग्रसली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स है दे आर नॉट गेटिंग एनफ ऑक्सीजन, देयर इज हाइपोक्सिक कंडीशन। तो हाइपोक्सिक कंडीशंस के अंदर भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। ये RBC के अंदर भी हो सकता है, ये रीनल मेडुला के अंदर भी हो सकता है, ये स्पम के अंदर भी हो सकता है, और दोस्तों ये ब्रेन सेल्स के अंदर भी हो सकता है। तो ये कुछ सेल्स और ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो सकता है। दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अगर इस प्रोसेस के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स बाय मेकिंग सम शॉर्ट वीडियोज़ और एनी अदर मेथड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच for watching this video. Please share this video with your friends, your loved ones. Thank you very much. Please subscribe our channel. Bye bye.